नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका आने वाला पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे वो आपका राज्य चयन आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अपकमिंग एग्जाम है। वहाँ पर आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। और देखिए, अभी तो एचएएस का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और एचएएस की पोस्टें हर साल लगभग देखने को मिलती हैं, तो इस साल भी एचएएस की पोस्टें जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। और एचएएस जैसे अच्छे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब आपको यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपने स्टडी को एक अच्छी शेप देने में हेल्प मिलेगी। और एचएएस की तैयारी करेंगे तो बाकी सेकेंडरी एग्जाम भी आपके जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कवर हो जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच मोनेस्ट्री हाउसेज आर 100 million मनी व्हील्स विच टर्न्स बाय इटसेल्फ ऑन स्पेशल बुद्धिस्ट ओकेजन्स। तो बोलते हैं, किस मठ में 100 मिलियन मनी व्हील है जो विशेष बौद्ध अवसरों पर जो है वो अपने आप घूमते हैं। अब देखिए, एक मोनेस्ट्री हिमाचल की ऐसी है जहाँ पर जो है ये मनी व्हील हैं, और जब भी कोई कहा जाता है ऐसा कि जब भी कोई स्पेशल बुद्धिस्ट ओकेजन होता है तो ये मनी व्हील जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो घूमते हैं, अपने आप जो है वो घूमते हैं। तो ये जो है वो कहाँ पर है मोनेस्ट्री, कौन सी मोनेस्ट्री है? तो ये है तायूल मोनेस्ट्री। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तायूल मोनेस्ट्री जो है ये है जहाँ पर जो है ये स्थित है लाहौल स्पीति में जो है ये तायूल मोनेस्ट्री आती है। कहाँ पर आती है? लाहौल स्पीति में जो है ये तायूल मोनेस्ट्री आती है। अगर हम इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज की बात करें तो ऑप्शन में जो है वो ताबो मोनेस्ट्री दिया गया है। ताबो को जो है वो अजंता ऑफ हिमालयस भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो है वो कहाँ पर स्थित है ताबो मोनेस्ट्री? ये भी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर की मोनेस्ट्री जो है वो ऑप्शन में दिया गया है, तो की भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, लाहौल स्पीति में ही ये आती है। स्पीति रीजन में ये मुख्य रूप से आती है वैसे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ पर जो है वो कारदंग मोनेस्ट्री जो है वो दी गई है। कारदंग मोनेस्ट्री भी जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आती है, और कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति के लाहौल रीजन में जो है वो आती है। कुछ मोनेस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखो, ताबो मोनेस्ट्री की बात की गई है कि इसको जो था वो वेस्टर्न तिब्बतन रूलर थे ये शाशूद, उनके द्वारा 996 एडी में जो था वो इसको बनाया गया था। और उनको जो इंस्पिरेशन मिली थी वो रिनचेन जांगको से जो था वो मिली थी। इसको अजंता भी कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालयस भी जो है वो कहा जाता है। और ताबो मोनेस्ट्री जो है वो लगभग 1000 साल बने हुए इसको हो गए थे 1996 में, तो यहाँ पर एक सेलिब्रेशन की गई थी। और कहा जाता है शाशूर मोनेस्ट्री है एक। शाशूर मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल रीजन में आती है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, और ये 7th सेंचुरी में जो था वो देवा ग्यात्सो के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। देवा ग्यात्सो के द्वारा इसको बनाया गया था। कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति के लाहौल रीजन में जो है वो आती है, और कारदंग विलेज एक आता है, कारदंग विलेज में ये स्थित है। कारदंग विलेज जो है वो लाहौल स्पीति की रांगछा पीक पर जो है वो है। ये जो कारदंग मोनेस्ट्री है 900 एडी के आसपास जो था वो इसको इरेक्ट किया गया था, मतलब खड़ बनाया गया था। आगे बोलते हैं कि ये मोनेस्ट्री जो है वो 1912 तक जो है वो कुछ खास अच्छी स्थिति में नहीं थी। 1912 में इसको रेनोवेट किया गया था। एक लामा हुआ करते थे नूरबू, जिनका नाम था लामा नूरबू, कारदंग के ही ये थे जिनके द्वारा इसको रेनोवेट किया गया था। और तायूल मोनेस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही है, ये 17th सेंचुरी में बनी थी और लामा सारजा रिनचेन के द्वारा जो था वो इसको बनाया गया था। ठीक है जी, किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सी सेंचुरी में बनी थी, ये भी बातें आपने यहाँ से नोट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर बोला गया है, विच वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ड बाय ब्रिटिश इन अराउंड 1925। तो बोलते हैं कि 1925 ईस्वी के आसपास शिमला में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो 1925 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये अंतिम महत्वपूर्ण इमारत थी शिमला क्षेत्र की, या शिमला डिस्ट्रिक्ट की, या शिमला रीजन की। तो ये कौन सी इमारत थी? ये थी कौंसिल चैम्बर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौंसिल चैम्बर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। ये जो कौंसिल चैम्बर है ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और इसको जो है वो विधानसभा अभी आप प्रेजेंट टाइम में जो है वो बोल सकते हैं। जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, जहाँ पर विधानसभा लगती है, वो बिल्डिंग जो है वो कौंसिल चैम्बर के नाम से जानी जाती है। इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? एक ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था मिस्टर वॉल्टर एस जॉर्ज। वॉल्टर एस जॉर्ज के द्वारा जो था वो इसको डिज़ाइन किया गया था। इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1920 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी, और ये जो था वो 3 मंजिला एक कौंसिल चैम्बर जो था वो बनाया गया था। इसका जो था मैक्सिमम जो निर्माण हुआ वो 1923-24 में जो था वो हुआ था, और उसके बाद जो था वो 1925 में जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो उस टाइम के वाइसराय हुआ करते थे 1925 में, जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो 1925 में जो था वो वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड रीडिंग, जिनके द्वारा जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया 1925 में। और एग्जैक्टली डेट अगर आप देखेंगे तो 20 अगस्त थी 1925 जो था वो ईयर था।
तो ये सब आपने इस बिल्डिंग के बारे में जो है वो ध्यान रखना है, मैंने डिटेल से यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बारी लाइंग बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, ये जो बारी डोआब की बात हो रही है, ये बारी डोआब बोलते हैं ब्यास और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। और आगे बोलते हैं कि छज डोआब जो है वो आता है चेनाब और ब्यास के बीच में, तो चेनाब और ब्यास के बीच में क्योंकि छज डोआब आता है। सिंध डोआब बोलते हैं कि ये इंडस और झेलम के बीच में जो है वो लाई करता है। तो सिंध डोआब की अगर हम बात करें तो ये क्या इंडस और झेलम में करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। ये जो सबसे पहले ध्यान रखना है, भारी डोआब जो है वो ब्यास और सतलुज के बीच में नहीं आता। छाछ डोआब जो है ये जो है वो चेनाब और ब्यास के बीच में नहीं आता। सिंध डोआब जो है वो इंडस और झेलम के बीच में नहीं आता। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नन ऑफ दिस इज करेक्ट, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अब देखो सिंध सागर डोआब जो आता है ना, उसके बीच में जो नदियाँ आती हैं वो इंडस रिवर और झेलम नदी के बीच में जो है ये आता है। तो एक इंडस यानी कि सिंधु नदी और एक झेलम नदी जो है वो आती है। अब छाछ डोआब है जहाँ पर झेलम रिवर और चेनाब रिवर आपको देखने को मिलती है। चेनाब रिवर का ओरिजिनेट जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही होता है, तब ये इंपॉर्टेंट है। एक बारी डोआब आता है, बारी डोआब जो है वो डोआब है जुलाई करता है रावी और ब्यास के बीच में। तो रावी नदी का ओरिजिन भी जो है वो कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। ब्यास नदी का ओरिजिन जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से ही होता है। और बिस्ट डोआब की बात करें तो ये ब्यास और सतलुज के बीच में जो है वो आता है। तो ये दोनों नदियाँ, ब्यास नदी जो है वो हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती है और सतलुज नदी तो मानसरोवर झील से जो है वो ओरिजिनेट होती है, परंतु बहती है ये हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी भी है। हिमाचल प्रदेश में ये नदी लगभग 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। तो ये डोआब के बारे में आपने ध्यान रखना है। ये क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, चाहे वो जियोग्राफी सेक्शन में आपसे पूछ लें, चाहे वो हिमाचल जीके में आपसे पूछ लें, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको प्रिपेयर रहना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन का जब भी आपको आंसर देना है तो ये सारे की सारे 4 ऑप्शन जो है वो आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो इसका आंसर कर पाएँ। अब मैं यहाँ पर नदियों की बात कर रहा था, जैसे कि चेनाब नदी हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। तो ये हिमाचल में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वैसे तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बारालाचा दर्रे के समीप निकलती है, परंतु वैसे पहले ये चंद्रा और भागा 2 नदियाँ होती हैं। चंद्रा और भागा अलग अलग स्थानों से ओरिजिनेट होती हैं, तांडी नामक स्थान पर आपस में आकर मिलती हैं और फिर जब ये आगे चंबा में एंटर कर जाती हैं तो चेनाब नाम से जानी जाती हैं। ब्यास नदी की अगर हम बात करते हैं तो ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ब्यास नदी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि रोहतांग दर्रे के समीप भृगुतुंग से जो है ये निकलती है। और ब्यास के अलावा आपने ध्यान रखना है रावी नदी के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा भंगाल से जो है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश इज। तो एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपका जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप हमेशा सही कर आते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 972 हिमाचल की सेक्स रेशो देखने को आपको मिल जाएगी, परंतु हर एक ऑप्शन में 972 यहाँ पर दिया गया है। अब ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि इंडिया की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है। अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इंडिया की जो सेक्स रेशो आती है वो 940 आती है। 940 जो है वो इंडिया की सेक्स रेशो जो है वो आती है। तो 940 भी अब आप ध्यान रखेंगे कि ये इंडिया की जो है वो सेक्स रेशो आती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 940 और 972 जो है वो इसका सही आंसर है। अब हम सेक्स रेशो के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट सेक्स रेशो हमें देखने को मिलती है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशो की जब भी बात की जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्स रेशो आती है वो कितनी आती है, 1095 इसकी सेक्स रेशो आती है। और अगर हम बात करते हैं लोएस्ट सेक्स रेशो की, तो लोएस्ट सेक्स रेशो जो है वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की आती है, 819 जो है वो इसकी सेक्स रेशो है। अब ये जो सेक्स रेशो है इसका मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। सेक्स रेशो का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ये सिंपल टर्म में इसका मतलब है। तो हिमाचल प्रदेश में 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, और हमीरपुर में 1000 पुरुषों पर 1095 महिलाएं थी, किन्नौर पर 1000 पुरुषों पर 819 महिलाएं थी। ये इसका मतलब होता है। तो ये हमने कहाँ पर जान लिया, ये हमने बातें जानी हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। जब मैंने यहाँ पर आपको इंडिया का भी बताया है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कहाँ की है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशो की, तो
हाईएस्ट सेक्स रेशो आपको कहाँ की देखने को मिल जाएगी? केरल की हाईएस्ट सेक्स रेशो आपको देखने को मिल जाएगी। केरल की जो सेक्स रेशो आपको देखने को मिलेगी लगभग 1084 के करीब जो है ये देखने को मिलेगी। और लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा की लोएस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। हरियाणा की जो है वो 943 देखने को मिलेगी। मतलब हरियाणा स्टेट की जो सेक्स रेशो है वो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है वो सेक्स रेशो बताई गई है। तो ये आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो गया, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो गया। हिमाचल तक सीमित रहकर काम नहीं बनेगा, आपको इंडिया लेवल तक भी अब जाना पड़ेगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे वो HCS जैसा या फिर राज्य चयन आयोग का कोई अपकमिंग एग्जाम है, तो हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्टडी को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी जो है वो दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में हिमाचल जीके के अभी तक हमने 10-11 टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। हर एक टेस्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन दी गई है और नेशनल इंटरनेशनल जीके के हमने 3 टेस्ट जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। और करंट अफेयर या फिर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर कहें तो वो अक्टूबर महीने का भी हमने कवर कर लिया है लगभग, उसकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन साथ में आपको दी गई है। बात करें हिंदी इंग्लिश सेक्शन की, क्या वो भी हम कवर करेंगे? बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश सेक्शन भी जो है वो कवर किए जाएंगे और हिंदी इंग्लिश की अलग से टेस्ट शीट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वो सिर्फ टेस्ट शीट्स होंगी जो कि टेस्ट शीट्स ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जब आप टेस्ट शीट्स ज्वाइन करेंगे। ये हमने अभी तक शेड्यूल नहीं किया, परंतु ये भी जल्दी ही शेड्यूल्ड होने वाली है। अपकमिंग टेस्ट का शेड्यूल आपको टेस्ट शीट्स ग्रुप पर बता दिया गया है। तो स्लॉट 1 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अभी तक स्लॉट 1 अवेलेबल है तो इजीली आप रजिस्टर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द कल्टीवेशन ऑफ हॉप क्रॉप इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर। तो बोलते हैं चंबा में जो हॉप की खेती हुई थी वो किस वर्ष जो था वो स्टार्ट हुई थी। चंबा में हॉप की खेती एक तरह से अफीम ही कह लीजिए आप, इसकी खेती जो था वो की जाती थी। और कब यहाँ पर जो था ये खेती जो था वो स्टार्ट हुई थी? चंबा में ये हॉप कल्टीवेशन जो था वो लगभग 1880 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। 1880 में जो था ये कल्टीवेशन जो था वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर हॉप की खेती 1880 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम चंबा के राजा जो था श्याम सिंह जो था वो हुआ करते थे। श्याम सिंह चंबा के जो था वो राजा उस टाइम जो था वो हुआ करते थे, जिनके द्वारा ये हॉप कल्टीवेशन वहाँ पर स्टार्ट की गई। जब ये राजा बने थे श्याम सिंह तो इनकी आयु बहुत कम हुआ करती थी, 7 साल के ये जो था वो उस टाइम हुआ करते थे। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनको राजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो जनरल हुआ करते थे एक जिनका नाम रेनल टेलर था। रेनल टेलर जिनका नाम था, इनके द्वारा जो था वो इनको जो था वो राजा बनाया गया था। इनका नाम आप ध्यान रखें। और इनके द्वारा चंबा में एक हॉस्पिटल बनाया गया था जिसको इन्होंने श्याम सिंह अस्पताल जो था वो कहा था। तो 1875 में कर्नल रीड हॉस्पिटल एक हुआ करता था जिसको तोड़ दिया गया था। फिर इनके द्वारा एक श्याम सिंह हॉस्पिटल वहाँ पर बनवाया गया था और इनके द्वारा ही जो था वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो था शीतला पुल का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि शीतला पुल कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इनके कार्यकाल के दौरान भटियात विद्रोह भी जो था वो हुआ था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भटियात विद्रोह कौन से ईयर में हुआ था? तो भटियात विद्रोह 1895 में जो था वो हुआ था और चंबा में ये हुआ था। फिर हमें बाद में चलकर देखने को मिलता है कि चंबा के राजा भूरी सिंह भी जो है वो बनते हैं, जिनके द्वारा एक म्यूजियम वहाँ पर स्थापित करवाया गया 1908 में, जिसको भूरी सिंह संग्रहालय के नाम से जो है वो जाना जाता है। और चंबा के जो अंतिम राजा हुए वो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो हुए थे। इससे पहले जो हमने चंबा के क्वेश्चन पढ़े हैं वो हमने क्या क्या पढ़े हैं? चंबा जो था वो कब अंग्रेजों के अधीन आ गया था और उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे? तो चंबा 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गया था और 1846 में उस टाइम चंबा के राजा श्री सिंह जो था वो हुआ करते थे। चंबा के वो राजा कौन से थे जिन्होंने शाहपुर के करीब जो था वो एक युद्ध लड़ा था संसार चंद के साथ और जिसमें उनका देहांत जो था वो हो गया था? तो चंबा के ये राजा राज सिंह हुआ करते थे। ये यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे और 1794 में जो था ये युद्ध हुआ था। चंबा के वो राजा कौन थे जिनके द्वारा रंग महल की नींव रखी गई थी? तो चंबा के राजा उमेद सिंह हुआ करते थे जिनके द्वारा रंग महल की नींव रखी गई थी। चंबा के वो राजा कौन थे जो शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे? तो पृथ्वी सिंह चंबा के राजा जो था वो हुआ करते थे, जो शाहजहां के जो था वो समकालीन हुआ करते थे। चंबा में जो था वो कामेश्वर मंदिर का निर्माण और चंद्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा करवाया गया था। राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी की गई थी। लगभग 1920 में जो था वो चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी और चंबा रियासत की स्थापना जो था वो लगभग हम बात करें 550 ईस्वी के आसपास राजा मारू के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जैसे ही, तो आप देखेंगे या फिर जिन्होंने की है उन्होंने देखा होगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट हमने टेस्ट सीरीज में अलग से कवर किया हुआ
हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने टेस्ट सीरीज में जो है वो कवर किए हुए हैं, तो वो आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर जो है वो वहाँ से करता है। अगला क्वेश्चन देखें, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बोलते हैं मंकी पॉइंट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बात की गई है मंकी पॉइंट की। तो ये मंकी पॉइंट जो आता है ना, ये कहाँ पर आता है? चंबा में आता है? नहीं, चंबा में ये मंकी पॉइंट जो है वो नहीं आता। ये मंकी पॉइंट जो है वो आता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जो आप सोच रहे थे, अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि मंकी पॉइंट चंबा में आता है, तो वो आप सोच रहे थे चंबा वैली के बारे में। चंबा वैली जो है वो कहाँ पर आती है? आप सोच रहे थे वो मंकी वैली के बारे में। आप मंकी वैली के बारे में सोच रहे थे कि मंकी वैली जो है वो चंबा में आती है। ये दोनों डिफरेंट है। मंकी वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है और मंकी पॉइंट जो है वो आता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंकी वैली कहाँ पर लाई करती है? मंकी वैली जो है वो चंबा में आती है। मंकी पॉइंट कहाँ पर आता है? सोलन में आता है। सोलन के कसौली के समीप जो है ये आता है। हम यहाँ से एक और बात जानेंगे कि मंकी वैली तो चंबा में आती है, परंतु चंबा में हमें ना जो चंबा वैली है वो भी देखने को मिलती है। चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं। दूध और शहद की घाटी भी जो है वो इसको बोला जाता है। वैसे ही हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट वैलीज अगर आती हैं तो वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर एक कुनिहार घाटी जो है वो आती है, कुनिहार वैली यहाँ पर आती है। यहाँ पर जो है वो दून वैली जो है वो आती है, दून वैली। यहाँ पर जो है वो सप्रून वैली आती है। यहाँ पर एक सरसा वैली भी जो है वो आती है। दून, सप्रून, सरसा, कुनिहार, ये सारी वैली जो है वो सोलन में आती है। चंबा का पता चल गया, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी इसको कहते हैं। और चंबा वैली को रावी वैली तो कहा ही जाता है, क्योंकि रावी नदी वहाँ से होकर गुजरती है। तो रावी नदी के किनारे ही चंबा शहर है और इसको जो है वो क्या कहा जाता है? रावी वैली भी साथ में बोलते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर सेकंड टाइम इमरजेंसी। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बार इमरजेंसी लगी, जो ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में जो था वो इमरजेंसी लगी थी 2 बार। एक बार तो लगी थी हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी सबसे पहली बार, जिसको आप बोलते हैं 1977 में। और दूसरी बार जो हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगी थी वो 1992 में लगी थी। और 1992 से 1993 तक की इमरजेंसी जो था वो लगी थी। और दूसरी बार जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो कौन बने थे? उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वो वीरभद्र सिंह जी बने थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कई बार तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वीरभद्र सिंह जी के बारे में कि ये जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो था वो बॉर्न हुए थे। और ये कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 6 बार ये मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं। और पहली बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे? तो सबसे पहली बार ये मुख्यमंत्री 1983 में जो था वो बने थे। 1983 में बने थे, 1985 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरी बार ये 1985 में बने थे, 1990 तक रहे थे। और जब इमरजेंसी के बाद ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये कौन सी बार मुख्यमंत्री बने थे? तो तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे जब इमरजेंसी दूसरी बार लगी थी। और जब इमरजेंसी हटती है तो वीरभद्र सिंह जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 1993 में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। 98 तक जो था ये मुख्यमंत्री बने रहे थे। जब इमरजेंसी लगी थी दूसरी बार तो कौन मुख्यमंत्री हुआ करता था? तो शांता कुमार जी जो था वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शांता कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1990 में शांता कुमार जी जो था वो मुख्यमंत्री बने थे और 92 तक मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। शांता कुमार जी जो था वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ईयर कौन सा था? तो ईयर था 1977। और 1980 तक जो था ये मुख्यमंत्री बने रहे। शांता कुमार जी जो था वो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, और ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे और ये पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। बेशक शांता कुमार जी 2 बार ही मुख्यमंत्री रहे हों, परंतु अपने अच्छे कार्यकाल के लिए, अपनी अच्छी पॉलिसीज़ के लिए आज भी इनको याद किया जाता है। और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उसमें एक लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा जो था वो मृग तृष्णा किताब जो था वो लिखी गई थी। धरती है बलिदान की किताब इन्होंने लिखी थी। हिमालय पर लाल छाया किताब इन्होंने लिखी है। और पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, वो किताबें भी आपने ध्यान रखनी है। शांता कुमार जी की किताबें भी जो है वो हमने साथ में रिवाइज कर ली। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द टाउन हॉल बिल्डिंग एट शिमला रिज इन 1888। तो ये टाउन हॉल बिल्डिंग जो था वो शिमला रिज पर बनी। बोलते हैं ये 1888 में जो था वो बनी थी। अब इस बिल्डिंग को जो था वो बोलते हैं कि
1888 में इस बिल्डिंग को जो था वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो 1888 में ये बिल्डिंग जो था वो डिज़ाइन की गई और हेनरी इरविन के द्वारा जो था वो इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम हिमाचल की बिल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये टाउन हॉल बिल्डिंग ही रिवाइज की जाएगी कि ये टाउन हॉल बिल्डिंग का क्या फंडा है, कहाँ पर ये स्थित है, किस तरह से पूरी बात हम करेंगे। देखो, टाउन हॉल बिल्डिंग जो है ये शिमला के रिज पर जो है वो स्थित है। वैसे तो यहाँ पर ट्रेडिशनली जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस भी जो है वो रह चुका है और अभी भी है शायद वहाँ पर ऑफिस वगैरह उनके। और अगर हम बात करते हैं कि इसको डिज़ाइन कब किया गया था, तो 1888 में डिज़ाइन किया गया था, हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ ही एक और बिल्डिंग जो है वो लगती है। उस बिल्डिंग का क्या नाम है? गेयटी थिएटर उस बिल्डिंग का नाम है। तो गेयटी थिएटर जो था वो कब जो था वो बनाया गया था? 1887 में गेयटी थिएटर जो था वो ओपन किया गया था और गेयटी थिएटर को जो था वो 1887 में तो ओपन किया गया था। इसको जो था वो क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि यहाँ पर जो सबसे पहली बार एक प्ले किया गया था, एक नाटक यहाँ पर परफॉर्म किया गया था, उसका नाम क्या था? तो टाइम विल टेल वो उसका नाम हुआ करता था। टाइम विल टेल जो था वो उसका नाम हुआ करता था। तो ये दोनों बिल्डिंगें जो हैं वो आस पड़ोस में स्थित हैं, तो इसलिए हमने ये दोनों बिल्डिंगें रिवाइज कर ली। अब यहाँ पर हेनरी इरविन के द्वारा जो जब टाउन हॉल बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था, तो हेनरी इरविन के द्वारा एक और बिल्डिंग जो था वो डिज़ाइन की गई थी, जिसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रेजेंट टाइम में कहते हैं। पहले इसको वाइस रेगल लॉज भी जो था वो बोलते थे। ये वाइस रेगल लॉज जो था वो 1884 से 1888 के बीच में कंस्ट्रक्ट हुआ था और ये हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। लॉर्ड डफरिन उस टाइम जो था वो वाइसराय हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो था ये डिज़ाइन हुआ था। ठीक जी, तो इतना आप इन बिल्डिंग्स के बारे में ध्यान रखिए। वैसे शिमला में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, परंतु आज हमने जो था वो लगभग 4-5 बिल्डिंग्स, एक तो हमने काउंसिल चैम्बर, एक नई बिल्डिंग आज हमने पढ़ी जिसको विधानसभा भी बोलते हैं, हमने टाउन हॉल पढ़ लिया, हमने गेयटी थिएटर पढ़ लिया, हमने वाइस रेगल लॉज पढ़ लिया। तो इन सबको जो है वो एक साथ याद रखें, काफ़ी है इतना यहाँ से याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और साथ में जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया यहाँ का दिया गया है इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। ये एचएस का क्वेश्चन है प्रीवियस, परंतु डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं छोटे छोटे कर मैं तो आपको ना सिंपली बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितना है। मैं जो आपको डाटा बताऊंगा ना वो 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा बताऊंगा, 2022-23 के अकॉर्डिंग डाटा बताऊंगा, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो चंबा में जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया था, क्वेश्चन पता चल गया ना आपको कैसे पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे, उनको मैच करने को दे दिया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही टोटल रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया जो है वो कितना आता है। 2022-23 के अकॉर्डिंग टोटल जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया हिमाचल में है वो है 1883 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल है हिमाचल प्रदेश का रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में चंबा दिया गया है, तो चंबा में ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया कितना है? ये 374 जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है स्क्वायर किलोमीटर, इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर बात की जा रही है। कुल्लू की अगर हम बात करें कि कुल्लू में कितना है, कुल्लू में ये 164 जो है वो आता है। अगर हम सिरमौर की यहाँ पर बात करते हैं, सिरमौर में कितना है, तो सिरमौर में है 1050। सिरमौर में रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया 1050 स्क्वायर किलोमीटर है और पूरे हिमाचल में ये हाईएस्ट है, पूरे हिमाचल में ये हाईएस्ट है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो 70 इंटरमोट स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आता है। हिमाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं, जैसे कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है ही नहीं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर भी जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं। इनके बाद अगर सबसे कम कहीं पर आता है तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया आता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया का ही डाटा आपको बताया और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको यहाँ से नहीं करूँगा। हाँ, यहाँ से एक और चीज़ जो बड़ी ही कॉमन सी बनती है एग्ज़ाम में, अब तो बहुत कम पूछी जाती है परंतु पहले पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो कितना है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है कितना आता है, वो आता है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 68.16% जो है वो बनता है। ये फॉरेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश का। और इसमें से अगर हम बात करते हैं जी, जो जहाँ पर फॉरेस्ट हैं, ये तो फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड लैंड है
और जहाँ पर फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पर पौधा लगा है असल में, वो कितनी है, वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो लैंड है जहाँ पर पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, जंगल वहाँ पर है, और ये बनता है एरिया 27.74%। अब ये दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है कि एक तो फॉरेस्ट की लैंड कितनी है, फॉरेस्टेड लैंड कितनी है, मतलब जो फॉरेस्ट के अधीन आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन आप एक तरह से कह लीजिए, जो जिसको जो है वो फॉरेस्ट लैंड डेजिग्नेट किया गया है, वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। परंतु जहाँ पर असल में फॉरेस्ट है वो कितनी है, वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। अभी कितना कितना परसेंट बनती है वो भी पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन दिए गए थे और इनको जब आप मैच करेंगे तो आपके पास ये जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हिमाचल प्रदेश जो मुख्य आयुक्त प्रांत बना था वो 1948 में बना था। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई तब इसको मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो बनाया गया था। और 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बनता है। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एक यूनियन टेरिटरी जो है बनाया जाता है। और 1971 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जो है वो मिल जाता है। 25 जनवरी 1971 को जो था वो इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जो था वो मिला था। 15 अप्रैल 1948 को जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस ये बना था तो पहले चीफ कमिश्नर जो था वो कौन बने थे, पहले चीफ कमिश्नर जो था वो श्री NC मेहता जो था वो हिमाचल प्रदेश के बने थे। यहाँ से ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं जानेंगे, बस ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। वैसे इससे पहले भी हम इसको एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 36,000 के करीब हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे। अब बोलते हैं क्वेश्चन में, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ओल्ड हिमाचल कॉन्स्टिट्यूट। तो ओल्ड हिमाचल जो है वो कितना एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पर एरिया पूछा गया है। इससे पहले की जो वीडियो थी मिशन एलाइड की, उसमें मैंने एरिया भी बताया था, पॉपुलेशन भी बताई थी। अभी आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और डाटा याद रखने में भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।